अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अब आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक समझना आपके लिए ज़रूरी है। इसके अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। फिर फैराडे लॉ के बारे में भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये टॉपिक शॉर्ट भी है लेकिन कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है क्योंकि इसी का कॉन्सेप्ट आगे भी यूज़ होना है। तो इसको सारा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो दोस्तों तक शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। इसके अलावा किसी भी टॉपिक पर वीडियो लेने के लिए आप यूट्यूब के सर्च बार पर अपने टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिख के सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले हॉर्न्स, क्रिश्चियन, ओर्स्टेड और एम्पेयर्स, इन दोनों ने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो उस करंट के गुजरने की वजह से क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था, हॉर्न्स, क्रिश्चियन, ओर्स्टेड, ये सारा एक ही नाम है। और दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एम्पेयर्स। तो इन दोनों ने ये बताया था हमें, तो इन दोनों ने हमें बताया था कि करंट की वजह से क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इस चीज को हमने इस तरीके से भी देखा था, कॉइल में से करंट गुजार के कि जब भी कॉइल में से करंट गुजरता है तो करंट गुजरने की वजह से इसके गिर्द क्या बन जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है इस तरीके से। लेकिन कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट थे जो कि इसका उल्ट सोच रहे थे, रिवर्स सोच रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज करें और इसकी मदद से करंट को बनाएं। अभी तक तो ये हमें पता चला था ना कि हम करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसका रिवर्स सोच रहे थे कि क्या हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके भी करंट जनरेट कर सकते हैं कि नहीं। और वो कौन से साइंटिस्ट थे, वो ये दो साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी। इन दोनों ने ही इस चीज को प्रूव भी किया कि हम मैग्नेटिक फील्ड की मदद से भी क्या जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं। यही बात इन दोनों ने हमें बताई कि हम मैग्नेटिक फील्ड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए बहुत सी डिफरेंट सी एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई हैं, जिनमें से कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। तो पहले एग्जांपल आपके सामने है कि हमारे पास कुछ कॉइल्स मौजूद है और इन कॉइल को हमने किसके साथ जोड़ दिया, किसी न किसी गैल्वानोमीटर के साथ या एम्पेयर मीटर या वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं, उसके साथ हमने अटैच कर दिया। और एक मेरे पास क्या है, एक बार मैग्नेट मौजूद है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं जैसे ही इस बार मैग्नेट को मूव करूंगा तो ये चीज आप नोट कीजिएगा कि इसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी। ओके, अब ये डिफ्लेक्ट क्यों करेगी, ये डिफ्लेक्ट इसलिए करेगी क्योंकि डेफिनेटली इस कॉइल के अंदर से क्या गुजरा, करंट गुजरा है। उस करंट की वजह से ही ये नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि करंट तो हम गुजार नहीं रहे, हम तो सिर्फ इस मैग्नेटिक बार को मूव कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस मैग्नेटिक बार की जो इर्द गिर्द फील्ड मौजूद थी, उस फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, इस कॉइल के अंदर करंट जनरेट हो रहा है और वही जो करंट है वही इस मीटर के अंदर शो हो रहा है। क्लियर। आप इस मीटर की जगह पे हम अगर कोई बल्ब लगाते हैं तो तब भी देखें कि इसको मूव करने की वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है। ये ग्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि डेफिनेटली इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से ये बात तो प्रूव हो जाती है कि आप मैग्नेटिक फील्ड की मदद से भी क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। और यही वो आपका बेसिक प्रिंसिपल है जिसकी मदद से हमने अपना एसी जनरेटर बनाया हुआ है, जिससे हम आज की डेट में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। क्लियर। तो इन दोनों साइंटिस्ट के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने ये बात करी थी कि आप मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। एक और छोटी सी एग्जांपल मौजूद है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास यू शेप में एक मैग्नेट मौजूद है और आपके पास एक रोड है जो कि इस मैग्नेट के अंदर मौजूद है। आप इस रोड का कनेक्शन कर दें इस वोल्ट मीटर के साथ या गिलवानोमीटर के साथ कर दें और क्या करें, अपने इस रोड को मूव करें ऊपर और नीचे की तरफ।
तो जैसे ही मैं अपने रोड को ऊपर और नीचे की तरफ मूव करूंगा तो एक चीज नोट करने में आएगी कि मीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आना शुरू होगी। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें ये बात क्लियर होगी कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, करंट इंड्यूस हो जाता है। आपने देखा कि इस वाले एग्जाम्पल में ये बार मैग्नेट कभी आगे और कभी पीछे मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये बार मैग्नेट आगे जा रहा था तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा गुजर रही थी, लेकिन जब बार मैग्नेट पीछे की तरफ मूव किया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम गुजरेगी। ज़ाहिर है दूर हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम गुजरेगी। तो ये कम और ज़्यादा जब भी मैग्नेटिक फील्ड हो रही थी तो बल्ब ग्लो कर रहा था, या जो ऊपर हमने मीटर लगाया हुआ था उस मीटर की डिफ्लेक्शन आ रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है, या यूं कह ले कि करंट इंड्यूस हो जाता है। सेम इसी एग्जाम्पल में इस एग्जाम्पल में भी सेम यही बात है। इस एग्जाम्पल में फर्क यह है कि हम बजाय इसके कि मैग्नेट को मूव करें, हम मैग्नेट को मूव नहीं करेंगे बल्कि अपने रोड को मूव करेंगे। तो हमारा रोड ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, रोड के अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा और ये डिफ्लेक्शन शो करेगा आपके गैल्वानोमीटर के ऊपर। क्लियर? तो आप लोगों ने इन दोनों एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लिया कि हमने अपनी मैग्नेटिक फील्ड को किस में कन्वर्ट कर लिया, करंट में कन्वर्ट कर लिया। इसी चीज को ही हम कहते हैं अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर? कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की वजह से करंट का इंड्यूस हो जाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। इन्हीं सब बातों को वर्डिंग में लिख देंगे तो वो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, जैसा कि आपके सामने है कि द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इंड्यूस करंट इन द सर्किट बाय, कि किसी भी सर्किट में करंट को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ, देखिए बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इट, कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को चेंज करने की वजह से करंट प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। क्लियर? जैसा कि हमने यहाँ पे किया था कि मैग्नेटिक लाइंस को चेंज किया, आगे और पीछे मूव करके मैग्नेटिक लाइंस जो इसमें से गुजर रही थी, इस कॉइल में से, कभी कम हुई कभी ज़्यादा, जिसके नतीजे में क्या हुआ, करंट इंड्यूस हो गया। देखें, एक बात ध्यान में रखें कि मैग्नेटिक लाइंस का चेंज होना ज़रूरी है। जैसे कि अभी ये यहाँ पे मौजूद है ना मैग्नेट, ये यहाँ पे खड़ा रहेगा लेकिन कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम अपने इस मैग्नेट को आगे और पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे तो करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैग्नेटिक लाइंस का चेंज होना जरूरी है। अगर एक जगह पे खड़ा रहेगा फिर कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जब आप आगे और पीछे मूव करते हैं तो मैग्नेटिक लाइन चेंज होती है। जब मेरा मैग्नेट दूर जाता है तो मैग्नेटिक लाइन कम गुजरती है, करीब आता है तो ज़्यादा गुजरती है। तो कम और ज़्यादा हो रही है, चेंज हो रही है, तो करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब एक जगह पे ही फिक्स हो जाएगा, ये खड़ा रहेगा, तो मैग्नेटिक लाइन तो गुजरती रहेंगी लेकिन वो चेंज नहीं होंगी। तो चेंज ना होने की वजह से करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, इसे याद रखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन को एक बार फिर देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एंड इंड्यूस करंट इन अ सर्किट बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इट, कि किसी भी जगह में से या किसी भी एरिया में से या किसी भी कंडक्टर में से मैग्नेटिक लाइंस जो गुजर रही हैं उसको चेंज करने की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो जाता है, इस सारे अमल को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उम्मीद करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो उसने नीचे लिखी हुई है, अक्सर बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं। वो बात यह है कि द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ in a circuit is directly proportional to the rate of change of the number of magnetic lines of force, के मतलब जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज होंगी उतना ही ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा। सिंपल ही बात है। अगर मैग्नेटिक लाइन ज़्यादा चेंज होंगी तो करंट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। यही बात इसमें लिखी हुई है। द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, कि जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज होंगी उतना ही ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा, या फिर आप यूं कह लें उतनी ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। क्लियर?
ये बात थी माइकल फैराडे की और इसी को ही कहा जाता है लॉ ऑफ माइकल फैराडे। इसी लाइन को, इन्हीं बातों को, ये जो आपके सामने लिखी हुई है ना, जो मैंने पढ़ी है, इन्हीं को ही कहा जाता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अक्सर बच्चे इन लाइनों को पढ़ लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि इसी को ही क्या कहा जाता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बात याद रखिएगा कि अगर वो सिंपल ये भी पूछते हैं ना पेपर में, व्हाट इज द लॉ ऑफ फैराडे, तो देन भी आपको यही लिखना है। या वो यूं पूछ लेता है व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ क्या है, तब भी आपको यही बात लिखनी है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये जो डेफिनेशन है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की है सिर्फ, लेकिन ये किसकी है, माइकल फैराडे के लॉ की है। क्लियर, इन दोनों को अच्छे से क्लियर कर लें। ये बुक में लिखी हुई है, आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी। ये भी ब्लू बॉक्स में लिखी हुई है और ये भी एक ब्लू बॉक्स के अंदर लिखी हुई है। वहां से नहीं भी मिलती तो आप यहीं पर स्क्रीन से देखकर इसको याद कर ले, लेकिन इसको याद लाजमी करें, अच्छे से समझ के याद करें। अब नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास वो होती है फैक्टर अफेक्टिंग इंड्यूस ईएमएफ। कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, कि मैं इस मैग्नेट को जब मूव करता हूँ तो मूव करने की वजह से इसके अंदर आ जाती है ईएमएफ, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि करंट को फ्लो करवाती है। तो ये जो ईएमएफ है ये किन चीजों पर डिपेंड करती है, कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से इस ईएमएफ को ज्यादा किया जा सकता है। तो नंबर 1 फैक्टर की बात करते हैं हम। पहला फैक्टर आता है हमारे पास स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट। मतलब कॉइल और मैग्नेट की जो स्पीड है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप ये ज्यादा स्पीडली मूव करोगे तो ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगी और ज्यादा करंट फ्लो करेगा। अगर आप स्लोली मूव करोगे तो ईएमएफ भी कम जनरेट होगी और करंट भी कम ही फ्लो करेगा। क्लियर, तो ये स्पीड पे डिपेंड करती है ईएमएफ। देन नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल, के कॉइल है वो कितनी है, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर अभी हमने 4 कॉइल्स ली हुई हैं, 1 2 3 और 4। अगर आप 4 की बजाय 400 कॉइल्स लेंगे तो उन 400 कॉइल्स में से मैक्सिमम कॉइल्स के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो अल्टीमेट ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो सिंपल सी बात है कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा होंगी उतना ही ज्यादा आपका करंट भी प्रोड्यूस होगा। तो ये दो फैक्टर्स है जिनके ऊपर ईएमएफ डिपेंड करती है। नंबर 1 आपके मैग्नेट और कॉइल की रिलेटिव स्पीड, और नंबर 2 आपकी जो कॉइल्स है वो कितनी है, नंबर ऑफ कॉइल्स, कॉइल की जो टर्न है उनके ऊपर भी आपकी ईएमएफ डिपेंड करती है। यहाँ तक हमने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ को समझ लिया, फैराडे लॉ को समझ लिया। ठीक है, फैराडे लॉ को समझ लिया। नेक्स्ट ये भी देख लिया कि जो ईएमएफ है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है। लास्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि जरूरी है समझना, उसको भी देख लेते हैं, बुक में लिखा हुआ है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। के मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, तो उसको समझते हैं। मेरे पास मैग्नेट मौजूद है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और यू नो डैट के नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइंस फ्लो करती हैं, तो इसमें भी फ्लो कर रही हैं। अब किसी भी मैं कोई यूनिट एरिया इसके बीच में रख देता हूँ या कोई सरफेस एरिया इमेजिन कर लेता हूँ यहाँ पे मौजूद है, तो इस एरिया में से जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइन गुजरेंगी तो मैं कहूँगा कि उस एरिया में या उस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। क्लियर, तो यही बात उसकी डेफिनेशन में भी है कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस, कि किसी भी सरफेस में से जितनी ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पास करेंगे हम कहेंगे कि वहां पर जो फील्ड है, जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है फील्ड की वो ज्यादा है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम ये देखेंगे कि हम अपनी सरफेस एरिया को किस तरीके से अरेंज करें कि इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस गुजर सके, और किस तरीके से अरेंज करने से मैग्नेटिक लाइन सबसे कम गुजरती है। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले आप इस अरेंजमेंट को जरा देखें कि मेरे पास ये मैग्नेट्स हैं, पोल हैं, उनके बीच में येलो एरो से मैंने क्या बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रा किया हुआ है। और आप देख सकते हैं एक सरफेस है जो बिल्कुल इनके बीच में बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हुई है। इस तरह की सरफेस को कहा जाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए स्ट्रेट आ रही है, इनके बिल्कुल रास्ते में आपने इस सरफेस को रख दिया।
तो दोनों के बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री का बनेगा, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो सरफेस है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो आप ये चीज़ बड़े अच्छे से इस वीडियो में भी देख सकते हैं, इस इमेज में भी देख सकते हैं कि जब मैंने अपनी सरफेस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा हुआ है तो उस वक्त मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस इसमें से गुजर रही हैं, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन इसमें से गुजर रही हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप मैग्नेटिक लाइंस के रास्ते में कोई परपेंडिकुलर एरिया ला के रख देते हैं तो उस एरिया में से मैक्सिमम लाइंस गुजरती हैं। ठीक है, ये एज एमसीक्यू याद रखिएगा कि परपेंडिकुलर सरफेस एरिया में से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन गुजरती हैं। द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम when the surface is held perpendicular to the magnetic lines, कि जब आपने सरफेस को बिल्कुल परपेंडिकुलर रख दिया तो उसमें से मैग्नेटिक लाइंस मैक्सिमम गुजरेंगी। ये बड़ी लॉजिकल सी बात है, देख भी सकते हैं आप। अब दूसरी एग्जांपल की बात करते हैं कि मिनिमम कब होती हैं। आप जरा इस अरेंजमेंट को देखें कि ये मैग्नेटिक लाइंस है स्ट्रेट येलो कलर की और इसके बीच में मैंने एक सरफेस एरिया रखा है। किस तरीके से रखा है, मतलब जिस डायरेक्शन में मेरी लाइंस है मैंने उसी डायरेक्शन में अपने सरफेस एरिया को रख दिया। समझ रहे हो कि स्ट्रेट डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस है और मैंने जो सरफेस एरिया रखा वो भी स्ट्रेट डायरेक्शन में रखा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो इस तरह की जो डायरेक्शन होती है इसे कहा जाता है पैरेलल डायरेक्शन। तो जब भी पैरेलल तरीके से आप सरफेस एरिया को रखते हो, कोई सरफेस एरिया जो मैग्नेटिक लाइंस के पैरेलल मौजूद है, तो उसमें से बहुत कम मैग्नेटिक लाइंस गुजरती हैं। अभी भी ये जो सरफेस एरिया है इसमें से भी कोई मैग्नेटिक लाइंस नहीं गुजर रही, और अगर गुजरेगी भी तो बहुत कम गुजरेगी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि इट विल बी मिनिमम व्हेन सरफेस इज हेल्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, कि जब आपकी जो सरफेस है वो मैग्नेटिक लाइंस के पैरेलल होगी। जैसे कि ये सरफेस मौजूद है, ये मैग्नेटिक लाइंस के पैरेलल है। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस है, मैग्नेटिक लाइंस की भी डायरेक्शन ये है, सरफेस की भी डायरेक्शन ये है। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस है उसी डायरेक्शन में अगर आप अपनी सरफेस रखेंगे तो फिर उसमें से बहुत कम मैग्नेटिक लाइन गुजरेंगी। क्लियर? ये दोनों बातें अच्छे से याद रखिएगा एज एमसीक्यूज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा टॉपिक समझ आया होगा। इसमें से हर एक कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है आने वाले सारी चीज़ों को समझने के लिए, और ये अभी के अभी क्लियर कर लें क्योंकि यही बातें बार बार रिपीट भी होंगी जब आप इंटर में भी जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर कहीं पे इशू हो, कुछ पूछना हो, कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट लाजमी करें। इवन के समझ आ जाए तब भी कमेंट लाजमी करके बताया करें, और वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर भी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।